देखो ये ITR 4 जो है, इसका नाम ITR 4, इसको सुगम बोलते हैं। असेसमेंट ईयर 23-24। क्या क्या बेसिक डिटेल मांगता है देखते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं पहले वो देखें। पहला नंबर पर क्या है, पार्ट ए। पार्ट ए आपसे क्या इंफॉर्मेशन मांगता है, जनरल इंफॉर्मेशन। ITR फॉर्म जो है फर्स्ट पार्ट में क्या मांग रहा है आपसे, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या आता है देखते हैं अभी। उसके बाद पार्ट बी में आपसे क्या काहे की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपके ग्रॉस टोटल इनकम की। काहे की डिटेल मांग रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल मांगता है। उसके बाद पार्ट सी में क्या मांगता है, डिडक्शंस। इसके बारे में अभी मैंने क्लास में डिस्कशन नहीं किया है। डिडक्शन मतलब हमको है ना कोई चीज की छूट मिल जाती है तो डिडक्शन लेना रहता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में क्लास में, पूरी एक पूरी क्लास लगेगी डिडक्शन के ऊपर, ठीक है। पार्ट सी काहे की डिटेल मांगेगा आपसे, डिडक्शन की। उसके बाद पार्ट डी काहे की डिटेल मांगता है, टैक्स कंप्यूटेशन एंड टैक्स स्टेटस। मतलब आपको पहले सामने वाले की जितनी भी इनकम है उसके बेस पर आपको उसकी टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। टैक्स कैलकुलेशन ऑलरेडी आपका जो सॉफ्टवेयर जिसमें फाइल करोगे ना ऑनलाइन, आपको सिर्फ इनकम डालना रहता है, टैक्स अपने आप निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, टैक्स स्टेटस। टैक्स स्टेटस मतलब टैक्स के 3 स्टेटस होते हैं। टैक्स के कितने स्टेटस होते हैं, 3। एक होता है नील मतलब आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। दूसरा स्टेटस होता है डिमांड मतलब आपको कुछ टैक्स पटाने का आ रहा है, 1000, 2000, 3000 जो भी टैक्स आपके ऊपर आ रहा है, टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड। और एक आता है रिफंड मतलब आपने ऑलरेडी पहला टैक्स पटा चुका है, कहीं से TDS VDS कट गया है, तो ज्यादा टैक्स कट गया है लेकिन आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है या फिर नहीं आ रही है, तो आपने जो पहले से टैक्स पटाया हुआ है ना वो डिपार्टमेंट आपको क्या कर देगी, वापस कर देगी, रिफंड कर देगी। क्लियर है। तो टैक्स का स्टेटस और टैक्स की कैलकुलेशन ये हमको कौन से पार्ट में दिखाना है, पार्ट डी में, ठीक है। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, पार्ट डी हो गया। उसके बाद आपसे आपका है ना बैंक डिटेल्स मांगेगा। क्या मांगेगा, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल क्यों मांगता है भाई, रिफंड देना है ना गवर्नमेंट को आपका टैक्स का, तो कौन से अकाउंट में देगी ना, कैश थोड़ी देगी। तो अकाउंट में रिफंड देगी ना तो आपसे अकाउंट का डिटेल मांगता है, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड, ये कुछ चीजें आपसे मांगता है। उसके बाद याद है वो दिन जब मैं आप लोगों को बोल रहा था कि सेक्शन 44 AD नाम की कोई चीज होती है, तो किसी की इनकम अगर कैलकुलेट करोगे किस बेसिस पे, सेक्शन 44 AD के बेस पे, तो आपको यहां पर सेक्शन 44 AD की डिटेल मांग रहा है। देखो पूरा ना क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजिम्टिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। वही 2 करोड़ वाला, 8%, 6% वाला सब दिखेगा आपको, देखना है यहाँ पे 6% दिख रहा है, 8% दिख रहा है। अकाउंट में आपका टर्नओवर पूछ रहा है, कैश में पूछ रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी तभी तो डाल पाओगे। उसके बाद कौन सा सेक्शन था, 44 AE था, लेकिन यहां पर ADA को पहले बता दिया। सेक्शन 44 ADA में आप कितना कमा रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन कहां पूछेगा, अगले कॉलम में। उसके बाद कौन सा सेक्शन था, 44 AE। तो 44 AE में भी पूरा पूछता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन बोला था ना, ये सब यहां पे भरना पड़ता है। आई बात समझ में। तो ITR 4 कौन कौन भर सकता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी इनकम 44 AD में आती है, 44 AE में आती है या फिर 44 ADA में आती है। ये होने के बाद ये AE का ये पूरा, अगर आपका कोई GST नंबर वगैरह है तो यहां पर उसकी डिटेल डाल दो। फिर आपसे वो कुछ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन मांगता है। क्या क्या बोला था मैं, क्या क्या पूछता है आपसे इंफॉर्मेशन, कैश इन हैंड, टर्नओवर पूछता है तो टर्नओवर ऊपर हो गया, कैश इन हैंड पूछता है, डेटर क्रेडिटर पूछता है, और क्या पूछता है, इन्वेंट्री। तो आपको देखो यहां पर इतनी सारी चीजें दिख रही होगी, E11 से लेकर E25 दिख रहा है। इसमें से
इसमें से 4 डिटेल डालना कंपलसरी होती है। कौन कौन सी? सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स और कैश इन हैंड। ये 4 डिटेल डालना जरूरी होता है। बाकी की अगर उसकी बैलेंस शीट बन रही है तो बाकी की भी डिटेल डाल सकते हो, लेकिन मैंडेटरी डिटेल जो बोलते हैं ना, ये 4 है तो डालो, नहीं है तो 0 करके डालना है, लेकिन डालना जरूरी है। बाकी चीजों को आप नील रख सकते हो। तो ITR 4 का फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? मैंने अभी समझाया नहीं है, मैं ओवरव्यू दिया। कितने पार्ट होते हैं? पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन पूछता है। अब जनरल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती है देखें। देखो, सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा जनरल इंफॉर्मेशन में? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जो भी नाम डालना है ना आपको, एज पर पैन कार्ड ही डालना है। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे या नाम को आगे पीछे कर दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक अच्छी न्यूज ये है, या अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि जो जनरल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है वो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाता है, क्योंकि आपका डिटेल पूरा इनकम टैक्स की वेबसाइट में पहले से रिकॉर्ड है। तो आप जैसे ही फॉर्म खोलोगे ना, तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो कॉमन चीजें हैं, जो बदलने वाली चीजें नहीं है, वो पहले से फिल्ड रहता है। प्री फिल्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्री फिल्ड। यहां पे आपका पैन नंबर डालने की जरूरत नहीं है, क्या क्या आता है वो मैं बता रहा हूं, वो वहां पे भरा हुआ मिलेगा आपको। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये पूरा एड्रेस पूछ रहा है आप लोगों से, पिन कोड, पोस्टल कोड। अगर आपका आधार नंबर है तो आधार नंबर डालो। आधार नंबर नहीं आता है, कभी कभी कोई लोग आधार के लिए अप्लाई किए रहते हैं, तो अप्लाई अगर किए हो तो आपको है ना एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। तो नॉर्मली सबके पास आधार नंबर होता है, तो हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं? आधार नंबर। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ गई ना कि आप आधार अप्लाई किए हो लेकिन अभी आधार आया नहीं है, तो उस केस में आप क्या डाल सकते हो? अपना एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हो। तो ये पूरा आधार नंबर डालने का कॉलम होता है। फिर आपका स्टेटस क्या है? स्टेटस मतलब आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म या LLP, क्या हुआ वो पूछता है। तो नॉर्मली हम अभी किसका फाइल करना सीख रहे हैं? इंडिविजुअल। तो आप इंडिविजुअल में टिक करोगे, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक टिक्ड रहती। क्यों? क्योंकि आप यहां पे अपना पैन नंबर जब डालोगे, तो मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ बताया था, याद है? आपका जो पैन नंबर होता है, आपका जो पैन नंबर होता है, जैसे ये मेरा पैन नंबर है, तो यहां पर ये वाला जो कैरेक्टर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके स्टेटस को, इंडिविजुअल, आपके स्टेटस को, कि आप किस टाइप के पर्सन हो। ठीक है, तो आप एक इंडिविजुअल हो, तो यहां पर ऑटोमेटिक टिक्ड रहेगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए वो। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल या ऑफिस का फोन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, दो चीज पूछता है, दो नंबर पूछता है, 2 मेल आईडी पूछता है, वो डाल देना है यहां पे। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या पूछेगा? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप किस तरह का काम करते हो? आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर काम करते हो, या कोई आप पेंशनर हो, या पेंशनर CG लिखा है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर, और पेंशनर SG लिखा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का पेंशनर, और पेंशनर PSU लिखा है मतलब पेंशनर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पेंशनर। जैसे भाई आपको नौकरी कहां होगी? या तो सेंट्रल में, या स्टेट में, या फिर PSU में। तो आपको नौकरी से जब रिटायर होगे तो पेंशन भी तो वहां से वैसे ही मिलेगी ना। फिर पेंशनर अदर्स, अदर मतलब अगर आप कहीं अदर एम्प्लॉय थे तो आपको पेंशनर भी अदर के हिसाब से मिलेगी। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल मतलब आप अगर कहीं पे नौकरी करते ही नहीं हो तो जबरदस्ती डालोगे क्या? नौकरी वाले हो ही नहीं, तो आप बिजनेस वाले हो, तो बिजनेस के केस में हमको क्या डालना पड़ता है? नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे पूछता है कि आप जो अपना ITR फाइल कर रहे हो, आप जो अपना ITR फाइल कर रहे हो, कौन से सेक्शन के अंतर्गत फाइल कर रहे हो? मैंने ITR फाइलिंग की ड्यू डेट बताई थी आप लोगों को, क्या है वो ड्यू डेट? 31 जुलाई, 31 जुलाई। अगर आप 31 जुलाई के पहले अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करोगे? 39(1). ठीक है, 39 सब सेक्शन 1। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो अपना ITR तो कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करोगे? 39(4).
अगर आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो बिफोर ड्यू डेट तो कौन सा सेक्शन 39(1), और अगर आपका आईटीआर फाइल हो रहा है कब, आफ्टर ड्यू डेट, तो कौन सा सेक्शन टिक करोगे, आफ्टर ड्यू डेट 139(4). अगर आपके आईटीआर में कोई गलती पाई गई, आपको पता चला कि मैं फाइल कर रहा था या कर रही थी तो मेरे से ये गलती हो गई, अब आपको अपना आईटीआर वापस से फाइल करना है, तो वापस से जब आईटीआर फाइल करते हैं तो कौन सा रिटर्न फाइल करते हैं, रिवाइज्ड रिटर्न। फर्स्ट टाइम जो रिटर्न फाइल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल रिटर्न। तो जब आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करोगे ना, रिवाइज्ड, तो आप कौन से सेक्शन के अंदर फाइल करोगे, 139(5). एक आईटीआर फाइल होता है सेक्शन 119(2)(b), मतलब सेक्शन 119(2)(b। ये सेक्शन क्या होता है, इस सेक्शन से आपका पाला तो नहीं पड़ेगा लेकिन मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपका आईटीआर फाइल करने से रह गया, आपका आईटीआर फाइल करने से रह गया और सारी ड्यू डेट्स, लास्ट डेट सब निकल गई, अब वो पोर्टल ही बंद हो गया, अब आप फाइल नहीं कर सकते अपना रिटर्न, तो उस केस में आप क्या करोगे, लेकिन फाइल करना जरूरी है, किसी कारण से आपका फाइल करना रह गया और पोर्टल भी बंद हो गया, अब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आईटीआर फाइल करने का, तो आप क्या करोगे, कैसे फाइल कर पाओगे। आपको क्या करना है, एक कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट सबमिट करना है। कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट मतलब क्षमा याचना। जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं ना, उनके पास एक एप्लीकेशन देना है कि इस कारण से मैं अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाया था या कर पाई थी, तो इस वजह से अब मुझे आप परमिशन दे कि मैं अपना उस साल का जो छूट गया है उस साल का आईटीआर फाइल कर सकूं। तो वो अगर उस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं तो आपका पोर्टल खुल जाएगा आईटीआर फाइल करने के लिए। तो उस समय पिछले साल का जो 4-5 साल पहले का जो आईटीआर फाइल करना रह गया था, तब आप क्या कर सकते हो, कौन से सेक्शन में फाइल कर सकते हो, सेक्शन 119(2)(b) में, 119(2)(b) में। सही बात समझ में, तो इससे पाला आपका शायद ही पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली आपको कौन से रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, 139(1), 139(4) और 139(5). ठीक है, 1 कब करते हैं, बिफोर ड्यू डेट, 4 कब करते हैं, आफ्टर ड्यू डेट, और 5 कब करते हैं, रिवाइज्ड। मतलब 139(1), 139(1) और 139(4), ये दोनों को मैं कौन सा रिटर्न बोलूंगा, ओरिजिनल, क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइल होगा, भले बिफोर हो या आफ्टर हो मैटर नहीं करता, लेकिन वो कौन सा रिटर्न कहलाएगा, ओरिजिनल। और जब आप सुधार करने के लिए दोबारा आईटीआर फाइल करोगे तो कौन सा रिटर्न डालोगे, रिवाइज्ड। ठीक है, उसके बाद नहीं, जिसके नाम से पैन कार्ड है, पैन कार्ड में जो नाम है रिटर्न भी उसी नाम से फाइल होगा। अब सुनो क्या होता है, कभी कभी अभी जो मैंने आपको बताया कि फाइलिंग आप कौन से सेक्शन में कर रहे हो, तो ये तो नॉर्मल फाइलिंग का केस था, नॉर्मल फाइलिंग। कभी कभी क्या होता है, डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाती है हमको, कभी कभी डिपार्टमेंट वाले को लगता है कि इसने आईटीआर या तो फाइल नहीं किया है या फिर उसको गड़बड़ लग रही है, नहीं ये सही फाइल नहीं हुआ है, तो डिपार्टमेंट आपको क्या कर देगा, नोटिस भेज देगा, बोलेगा अपना आईटीआर सही फाइल करो, नहीं किए हो तो फाइल करो, और किए हो तो उसको सुधार के फाइल करो। तो उस केस में वो आपका पोर्टल खोल देता है फाइल करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे 139, 142(1), 148 और 153(c), ये 4 सेक्शन हैं जिसके अंतर्गत किसी नोटिस आपको आएगी और नोटिस का रिप्लाई करने के लिए आपको ये आईटीआर फाइल करने पड़ेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कब करते हैं, कि आपके आईटीआर में कभी गलती हो गई तब सुधारने के लिए। तो जब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करोगे ना, तो वो आपसे ओरिजिनल आईटीआर जो फाइल किए हो ना, जब हम आईटीआर फाइल करते तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है। कौन सा नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां पर डालना है। कौन से केस में, जब आप रिवाइज कर रहे हो रिटर्न, और एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ में कौन से डेट पे आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था उसकी यहां पर एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है प्लस कौन से डेट पे ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुआ था उसका डेट डालना है। ठीक है,
अगर आप किसी नोटिस के रिस्पॉन्स के लिए अपना आईटीआर फाइल कर रहे हो, नोटिस आया डिपार्टमेंट का, उसका रिस्पॉन्स मतलब उसका रिप्लाई देने के लिए आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो वो नोटिस में एक तो नंबर रहता है, डिपार्टमेंट वाला नोटिस नंबर भेजता है, आपकी नोटिस का रिफरेंस नंबर ये है, तो नोटिस का रिफरेंस नंबर यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। इसके बाद वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है, कौन सा वाला, A23। A23 इसका नाम क्यों है? ऊपर वाला देखे थे हम A21 था, इसका नाम 21 है, इसका 22 है। हम अभी पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में है, तो पार्ट ए का ए, और हम अभी बॉक्स नंबर 23 में, देख लो लाइन से A1 A2 A3 ऐसे करके आपको दिख रहा होगा पूरा, दिख रहा है सभी बॉक्स में। तो हम नंबर ऑफ बॉक्स में अभी A23 मतलब पार्ट ए के A23 में, क्लियर है। उसके बाद ये वाला बॉक्स जो है ना, ये हमारे काम का है। टू बी डिस्कस्ड लेटर। जब मैं आप लोगों को टैक्स कैलकुलेशन और ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बारे में बताऊंगा ना, तब ये हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, तब हमारा ये इसको कंप्लीट करेंगे। ये कुछ कुछ चीजें हैं टिक करने की है, तो ये सारी चीजों को मैं टू बी डिस्कस्ड लेटर करके अलग से एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। तो हमारा पार्ट ए जो है, आज मैंने नॉर्मली पार्ट ए को है ना 95% खत्म कर दिया है। ये थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करने का है, इसको मैं, क्योंकि क्लास का टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। तो अभी हमारा 1 या 2 दिन बोल सकता हूं मैं ITR 4 में ही अभी हमारा बीतेगा। ये पूरा फॉर्म समझाऊंगा, तब तक उम्मीद है कि आपका पोर्टल भी खुल जाएगा, तो फिर हम एक ITR 4 भी फाइल करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास